अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। Under normal conditions, a substance can exist in solids, liquids or in gases. तो अगर हम देखेंगे या तो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, या तो सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में, या तो सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट में। चाहे हम सॉलिड्स की बात करें या लिक्विड्स की बात करें या गैसेस की बात करें, हर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना होता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन्स। पहले अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ये कोई सबस्टेंस हमारे पास है जो एग्जिस्ट करेगा सॉलिड स्टेट में, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से होते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट टचिंग विथ ईच अदर। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूर दूर है। और अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सबसे ज्यादा दूर होते हैं। अब अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, ये हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास एक ही मोशन पॉसिबल है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशनल मोशन। और अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके पास तीन तरीके की मोशन पॉसिबल है। नंबर फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन, प्लस रोटेशनल मोशन, प्लस वाइब्रेशनल मोशन। अब अगर हम गैसेस की बात करेंगे, गैसेस में भी पॉसिबल है ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन प्लस वाइब्रेशनल मोशन। अब सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा सॉलिड में, सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा लिक्विड में या सबस्टेंस एग्जिस्ट करेगा गैसेस में? दो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नंबर सेकंड हमारे पास होती है थर्मल एनर्जी। तो नंबर फर्स्ट हमारे पास जो है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरीके से होते हैं। एक हमारे पास होता है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नंबर सेकंड हमारे पास होते हैं रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करेंगे, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चाहते हैं कि पार्टिकल्स साथ साथ हो, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हमारे पास है वो भी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इनका काम होगा कि पार्टिकल जो हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये साथ साथ हो। दूसरा जो फैक्टर हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी होती क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू टेंपरेचर। यू कॉल दैट एनर्जी एज थर्मल एनर्जी। अब थर्मल एनर्जी क्या चाहता है? थर्मल एनर्जी चाहता है कि पार्टिकल जो हमारे पास है पार्टिकल्स दूर दूर हो, यानी दिस एनर्जी ट्राइज टू कीप द पार्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या चाहते हैं कि पार्टिकल्स साथ साथ हो। थर्मल एनर्जी चाहती है कि पार्टिकल्स दूर दूर हो। तो अगर हम देखेंगे, एक तो हमारे पास है सॉलिड, दूसरा हमारे पास है लिक्विड एंड नंबर थर्ड इज गैसेस। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स कहां पर दूर है? गैसियस स्टेट में। तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि थर्मल एनर्जी का काम ही है कि पार्टिकल दूर दूर हो। और अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स नजदीक है। पार्टिकल्स नजदीक किसकी वजह से होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस। तो अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट हमारे पास कौन सी स्टेट है? वी कैन से कि जहां पर थर्मल एनर्जी कम होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं। गैसियस स्टेट कौन सी स्टेट हमारे पास है? जहां पर थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं। अगर हम H2O की बात करेंगे, H2O 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा। H2O सॉलिड, व्हाट यू कॉल्ड एज आइस। इसी तरीके से हमारे पास है H2O लिक्विड, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर। एंड नंबर थर्ड इज H2O गैस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वाटर वेपर्स। अब ये तीनों जो हमारे पास होते हैं, तीनों एग्जिस्ट करते हैं व्हाट यू कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उस वक्त कौन सी कंडीशंस ऐसी होती है जहां पर H2O सॉलिड भी एग्जिस्ट करेगा, H2O लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और H2O गैस भी एग्जिस्ट करेगा? उस वक्त जो टेम्परेचर हमारे पास होता है दैट इज 0.0098 डिग्री सेल्सियस और उस वक्त जो प्रेशर होता है दैट इज 4.58 mmHg। यू कॉल दीज कंडीशंस एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है, तो हमें बेटा सॉलिड स्टेट भी हमारे पास थी, लिक्विड स्टेट भी और गैसियस स्टेट भी, लेकिन इसमें हमें खाली डिस्कस करनी है कौन सी स्टेट? दैट इज गैसियस स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिएगा, दैट इज मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अगर हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस की बात करेंगे, सपोज ये कोई कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट है। अब इसकी मेजरेबल प्रॉपर्टी कौन कौन सी पॉसिबल है? नंबर फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस सिंपली हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस, और यू सिंपली कॉल्ड इट एज अ वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट। वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है मूवमेंट के लिए इन मॉलिक्यूल्स के पास, दैट इज कॉल्ड एज, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, और यू सिंपली कॉल्ड इट एज अ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग गैस। सपोज हम कहीं पे बोलेंगे a gas is filled in a container of volume 5 liters, then we take the volume of gas equal to 5 liters, or we can say a gas is filled in a container of volume 30 liters, then we take the volume of gas equal to 30 liters, or you can simply say volume available for movement, यानी इन molecules को कितना volume available है movement के लिए, that is what is called as a volume of gas. Number second is the pressure of gas. Pressure of gas. अब ये जो gaseous molecules होते हैं, these are in constant random motion, colliding with each other as well as with the walls of the container. अब आपस में भी ये कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करेंगे किसके साथ? विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जब ये कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दे विल एक्सर्ट सम फोर्स। अगर हम यहां पर लेंगे, सपोज यहां पर हमारे पास एक यूनिट एरिया हम लेते हैं। यूनिट एरिया का मतलब हुआ, या तो हम लेंगे 1 स्क्वायर मीटर और 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूनिट एरिया। जब ये गैसेस मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे ना आपस में, और साथ में ये कोलाइड करेंगे किसके? ऑन दिस यूनिट एरिया। अब इस यूनिट एरिया जब ये कोलाइड करेंगे, दे विल एक्सर्ट सम फोर्स, एंड वी कैन से प्रेशर जो हमारे पास होता है दैट इज सिंपली फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, यू कॉल्ड दैट एज अ प्रेशर। अब इस प्रेशर के यूनिट्स क्या है? ऐसा यूनिट तो आपको पता है कि ऐसा यूनिट जो होगा प्रेशर का, दैट विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास है अदर यूनिट जो प्रेशर के है, दैट इज 1 atm। 1 atm जो होता है दैट इज इक्वल टू 760 mmHg,
और यू कैन से इट इज इक्वल टू 760 टॉर, और दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच। इन टर्म्स ऑफ पास्कल्स वी कैन राइट 1 ATM जो है होता है इट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। इसी तरीके से जो 1 बार हमारे पास होता है इट इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल्स। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो जिनका यूज हमें इस चैप्टर में आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज द टेम्परेचर। Number 3rd measurable property is temperature of gas. अब यहां पर जो ये मॉलिक्यूल्स होंगे दीज आर इन द कांस्टेंट, जो ये गैशियस मॉलिक्यूल्स होंगे दीज आर इन द कांस्टेंट रैंडम मोशन। इनके साथ कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी। और टेम्परेचर जो हमारे पास होता है, टेम्परेचर सिंपली हमारे पास होता है मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मेजर ऑफ एवरेज kinetic energy possessed by the molecules of a system। यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है मॉलिक्यूल्स के पास दैट इज डिसाइडेड बाय टेम्परेचर। अब हमारे पास टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हमारे पास, जैसे सेल्सियस स्केल हमारे पास, केल्विन स्केल हमारे पास है, फ़ारेनहाइट स्केल हमारे पास है। अगर हम देखेंगे कन्वर्जन क्या है बेटा एक स्केल का दूसरी स्केल में, टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यानी अगर आपको बेटा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस देखिए होगा यू कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर इन केल्विन। और अगर हम केल्विन स्केल की बात करेंगे सबसे लोवेस्ट पॉसिबल जो टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में दैट इज 0 केल्विन। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना 0 केल्विन जो हमारे पास होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, या इसको हम बोलते हैं रियल जीरो और एक्चुअल जीरो। यू कॉल्ड दैट एज एन एब्सोल्यूट जीरो। क्योंकि अगर हम डिग्री सेल्सियस का जीरो लेंगे तो जीरो से नीचे भी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, जैसे -1 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 केल्विन से नीचे कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए जो 0 केल्विन होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का सिंपली मतलब होता है 0 केल्विन, और वी कैन से एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। जिस टेम्परेचर पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यू कॉल्ड दैट टेम्परेचर एज एब्सोल्यूट जीरो। इसी तरीके से हमारे पास है कि अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट हमारे पास है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर हमारे पास है इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। यानी अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में देखे यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। इट इज द नंबर 3rd मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस दैट इज टेम्परेचर। And number 4th measurable property of gases is mass of gas। हम बेटा केमिस्ट्री में जो मास होता है ना हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। यू कैन सिंपली से मास ऑफ गैस जो हमारे पास होगा इट विल बी सिंपली इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब अगर हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि कौन सा गैस हमारे पास ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज आइडियल गैस। किस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कोई गैस प्रेजेंट है और ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ा है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स बेटा सामने आ जाएंगे वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। अगर हम देखेंगे आइडियल गैस के लिए कौन सी कंडीशंस होते हैं, नंबर फर्स्ट
जो हम बोलते हैं नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हम तब इस गैस को मानेंगे कि ये हमारे पास आइडियल गैस प्रेजेंट है जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हम ये मान के चलेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी आपस में इंटरेक्शन नहीं होती है। देन यू कॉल्ड दिस गैस एज आइडियल गैस। उसकी वजह से क्या होते हैं? नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स आपस में ना तो अट्रैक्ट ही करते हैं ना तो रिपल ही करते हैं। उसकी वजह से क्या होते हैं? पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है 0 के बराबर। नंबर सेकंड कंडीशन, हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। आइडियल गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हम कितना मान के चलते हैं? 0 के बराबर मान के चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? जो ये पिस्टन यहां पर प्रेजेंट है, ये पिस्टन को अगर हम इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम मान के चलते हैं कि इन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम 0 है, तो हम इस पिस्टन को नीचे यहां तक बॉटम तक ला सकते हैं। यानी जो ये गैस हमारे पास है ना, इट इज फुली कंप्रेसिबल गैस, यानी पिस्टन को हम यहां से अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, तो ये इसके साथ टच करेगा। लेकिन कब? जब इसमें हमारे पास कौन सा गैस प्रेजेंट होगा? आइडियल गैस। एंड नंबर थर्ड पॉइंट बेटा, इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। कोई भी गैस हमारे पास यूनिवर्स में ऐसा नहीं है जो आइडियल गैस है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये 3 कंडीशन, जब हम आइडियल गैस की बात कर लेंगे तो ये 3 कंडीशन उस वक्त फॉलो होते हैं। अब ध्यान देना, अब ये कोई गैस हमारे पास है। अब इस गैस की कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास है? प्रेशर है, नंबर सेकंड वॉल्यूम, नंबर थर्ड इज टेम्परेचर, एंड इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। And then these 4 are related by this equation. PV is equal to nRT. And it is a very famous equation which is called as ideal gas equation. P क्या होता है? P is the pressure exerted by the gas. V क्या होता है? It is the volume of the gas. N क्या होता है? Number of moles. And T क्या होता है? Temperature in Kelvin. R हमारे पास क्या होता है? R is called as gas constant. R को हम बोलते हैं gas constant. अब ध्यान देना, अब अगर हम देखेंगे आर के यूनिट्स क्या होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रेशर का हम यूनिट क्या लेंगे, वॉल्यूम का यूनिट हम क्या लेंगे, इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा इसका यूनिट हमेशा फिक्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होगा। तो अगर हम देखेंगे आर के यूनिट्स, दैट विल बी डिसाइडेड बाय पी, वी, एन एंड टी। ये भी डिसाइड करेंगे आर के यूनिट्स क्या होंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम प्रेशर का वैल्यू यूनिट डालेंगे, वॉल्यूम का यूनिट डालेंगे, आर के डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास है। कौन कौन सा वैल्यू बेटा आर का पॉसिबल है? याद रखिएगा इन वैल्यूज को। आर का वैल्यू पॉसिबल है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसी तरीके से आर का वैल्यू जो है दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इसी तरीके से आर का जो यूनिट हमारे पास है दैट इज 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। एंड नंबर 4 था हमारे पास जो आर का वैल्यू है दैट इज 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। वही है ना, आर के वैल्यूज हमने डिफरेंट लिखे। डिफरेंट क्यों लिखे? क्योंकि यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर के डिफरेंट वैल्यूज हमारे पास होते हैं। जहां पर भी बेटा आपको यूज करना होगा ना 8.314 न्यूमेरिकल्स में, तो आप सिंपली यूज करोगे 25/3, बिकॉज 25/3 इज ऑल्सो इक्वल टू 8.314। चाहे 0.08, अगर, क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो कैलकुलेशन होती है उसमें हम 2 डेसिमल डिजिट तक मैक्सिमम लेंगे, 0.08, यहां पर भी 0.08, तो इन दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू है, बट थर्ड डेसिमल डिजिट पे चेंज आ जाती है, क्योंकि यहां पर 0.0821 और यहां पर 0.0831, तो इनकी जगह हम लेंगे 1/12। चाहे आपको यूज करना होगा 0.0821 या 0.0831, वी कैन यूज 1/12। बिफोर वी डिस्कस, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज द गैस लॉज। लेकिन गैस लॉज को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे जो ग्राफ्स हमें यूज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में, वो सारे ग्राफ्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गैस लॉज। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ग्राफ्स।
अब जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज ग्राफ्स। ग्राफ्स की अगर हम बात कर लेंगे, कौन कौन सा ग्राफ इसमें बेटा यूज होता है। जो पहला ग्राफ यूज होगा दैट इज y इज इक्वल टू mx। ये पहला ग्राफ जो यूज होगा यहां पर। नंबर सेकंड इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। नंबर थर्ड ग्राफ जो यूज होगा दैट इज इक्वल टू xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर फोर्थ ग्राफ जो हमें यूज होगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर फिफ्थ ग्राफ जो हमें यूज होगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नंबर सिक्स्थ ग्राफ जो हमें यूज होगा दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कांस्टेंट रेज्ड टू पावर x। अब ध्यान देना, अब जो पहला ग्राफ हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू mx। जो पहला ग्राफ हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू mx। ध्यान देना, आपको ऑलरेडी पता है बेटा कि जो y हमारे पास है ये भी वेरिएबल हमारे पास है और x भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल। और ये m सिंपली हमारे पास क्या होता है, m सिंपली हमारे पास होता है स्लोप, एंड दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। इतना तो आपको पता होगा। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा एंगल होता है। थीटा इज द एंगल मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यू कॉल दैट एज थीटा। यानी हमारे पास ये अगर हमारे पास है क्वाड्रेंट सिस्टम, हमारे पास यहां पर बेटा एक्स एक्सिस और यहां से वाई एक्सिस। थीटा जो हमारे पास एंगल होता है ना, ये ओरिजिन हमारे पास है, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यानी इसके साथ कितना एंगल बनाता है वो लाइन, यू कॉल्ड दैट एज, उस वक्त जब हम एंगल देखते हैं यू कॉल्ड दैट एज, उसी को हम बोलते हैं थीटा। अब ये जो एंगल हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दो तरीके के एंगल्स बन सकते हैं। ध्यान देना, एक तो इस तरीके का बन सकता है, कॉल्ड दिस एज कर्व ए। ये वाला एंगल जो है ये 90 से कम है। यानी अगर थीटा का वैल्यू एक्यूट होगा, एक्यूट होने का मतलब है 90 से कम है, देन यू कैन से स्लोप जो होगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा। और दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि अगर कर्व इस तरीके से होगा, इस तरीके का कर्व, उस वक्त हमें फिर से इसी के साथ एंगल देखना है तो एंगल इतना आ जाएगा। यू कॉल्ड दिस आल्सो एज, कि ये एंगल जो हमारे पास है ये 90 से ज्यादा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूज। यानी अगर थीटा हमारे पास ऑब्ट्यूज होगा, यू कैन से द स्लोप जो हमारे पास होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव होगा। अब या तो स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एंगल इज एक्यूट और वेदर द एंगल इज ऑब्ट्यूज। अब ध्यान देना, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप क्वेश्चन लिखिएगा, प्रेडिक्ट द स्लोप ऑफ फॉलोइंग लाइन्स, द स्लोप ऑफ फॉलोइंग लाइन्स। लाइन हमारे पास ये देखे हैं, आपको बोला जाता है कि इसका स्लोप बोलिएगा, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस, क्योंकि जब भी हम स्लोप देखते हैं हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं देखे हैं वहां से, तो हम खुद ही एक्स एक्सिस चूज करेंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमने खुद ही चूज की। और एंगल अगर हम देख लेंगे, ये एंगल जो हमारे पास है ये थीटा हमारे पास एक्यूट है, क्योंकि ये 90 से कम है। देन यू कैन से इस लाइन, जो ये लाइन मैंने बनाई थी, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप इसका पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास कर्व इस तरीके से है, ये हमारे पास कर्व देखे और आपको बोला जाएगा कि इसका स्लोप बोलिएगा इस कर्व का, तो हम क्या कर लेंगे, हम खुद ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और यहां पर ऑरिजिन हमारे पास है। अगर इस ऑरिजिन में आपको उसके बाद बोलना होगा एंगल, तो आप एंगल ये सारा लोगे यहां पर, ये एंगल आपके पास, देन यू कैन सी कि ये एंगल जो हमारे पास है थीटा, ये ऑब्ट्यूज हमारे पास है। जब ये ऑब्ट्यूज हमारे पास है, देन यू कैन से कि जो स्लोप यहां पर होगा, स्लोप विल बी नेगेटिव।
ठीक है। अब इस स्लोप का काम क्या है, क्योंकि स्लोप से जब हम आगे जाके ग्राफ्स प्लॉट कर लेंगे तो स्लोप से हमें बहुत सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी। कहीं पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें डेल्टा एच का वैल्यू मिलेगा, हमें डेल्टा एस का वैल्यू मिलेगा, हमें डेल्टा जी का वैल्यू मिलेगा, हमें एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिलेगा एंड सो ऑन। वो हमें यहां से ही मिलता है कि जब हमें स्लोप पता होगा, किसका स्लोप क्या है। कभी हमें यह पूछा जाता है कि किसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो भी हम यहां से ही प्रेडिक्ट करते हैं जब हमें स्लोप का कंसेप्ट पता होगा। तो अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूंगा यहां पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए, ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना होगा, सपोज हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x, तो ये जो 2 हमारे पास है, यू कॉल दिस 2 एज, ये हमारे पास है स्लोप। और अगर आप देखोगे स्लोप जो हमारे पास है, स्लोप इसमें पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो थीटा हमारे पास होगा, थीटा विल बी एक्यूट। तो अगर मैं एक साइड से y प्लॉट कर लेता हूं और दूसरे साइड से मैं प्लॉट कर लेता हूं x, एक साइड से y प्लॉट किया और दूसरे साइड से x प्लॉट किया, तो अगर हम देखेंगे जो हमें लाइन होगी, चूंकि स्लोप इज पॉजिटिव, जब स्लोप पॉजिटिव होगा देन द एंगल विल बी एक्यूट, एंगल एक्यूट होगा तो ये 90 होगा, यहां पर 90 से कम होगा तो 90 से कम ये वाला हमारे पास होगा, इस तरीके का कर्व होगा। नंबर सेकंड जो हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू -2x, क्योंकि अगर हम यहां पर देखेंगे ना, अगर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 होगा, तो इसीलिए ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। इट फॉलोज द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, ये भी हमारे पास इक्वेशन फॉलो करेगा y इज इक्वल टू mx, मगर इसमें जो स्लोप हमारे पास है, स्लोप इसमें सिंपली हमारे पास नेगेटिव है। तो अगर मैं एक साइड से यहां से प्लॉट कर लेता हूं y और दूसरी साइड से प्लॉट कर लेता हूं x, तो ये हमारे पास ओरिजिन है। तो अगर एंगल की हम बात कर लेंगे, चूंकि स्लोप इज नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि थीटा जो हमारे पास होगा एंगल दैट विल बी ऑब्ट्यूज, ठीक है बेटा। तो जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा, ध्यान देना, क्योंकि x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, द कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, मगर ये 90 है, 90 से ज्यादा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए, तो कर्व इस तरीके का होगा, ये हमारे पास कर्व होगा। और इसका अगर आप देखोगे एंगल ये हमारे पास होगा, यानी थीटा जो इसमें होगा, थीटा इसमें होगा ऑब्ट्यूज। और इस कर्व में अगर हम देखेंगे जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू यहां पर होगा एक्यूट, थीटा यहां पर एक्यूट होगा, और यहां पर थीटा का वैल्यू जो हमारे पास है दैट विल बी ऑब्ट्यूज, बिकॉज द स्लोप हियर इज नेगेटिव एंड द स्लोप हियर इज पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, कभी हमारे पास ग्राफ्स देखे होते हैं और आपको यह पूछा जाता है कि किसका ज्यादा स्लोप है और किसका कम स्लोप है। ध्यान देना, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, जिसकी हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस, जिसकी हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्लोप का वो ज्यादा होगा। यानी जिसकी हाइट एक्स एक्सिस से ज्यादा होगी, उसका स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान देना, अगर ये हमारे पास है, ये y यहां से और यहां से हमारे पास है x, ये कर्व्स हमारे पास है, और अगर हम देखेंगे 3 कर्व्स हमारे पास है a, b और c, और अगर आप देखोगे तीनों कर्व्स के लिए डिफरेंट थीटा हमारे पास है और डिफरेंट स्लोप्स वहां पर होंगे, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जब थीटा का वैल्यू, इस कर्व का कुछ थीटा है, इस कर्व का कुछ थीटा है और इस कर्व का कुछ डिफरेंट थीटा है, जब थीटा का वैल्यू डिफरेंट तो ऑब्वियसली द स्लोप विल बी डिफरेंट। अब आपको क्या पूछा जाता है कि किसका सबसे, और ये भी आपको पता है कि इन तीनों में अगर आप देखोगे ये भी एंगल बनाता है एक्यूट, ये भी एंगल एक्यूट बनाता है और ये भी एंगल एक्यूट बनाता है, और आपको यह पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्लोप किसका है। ध्यान देना, जिसकी हाइट एक्स एक्सिस से ज्यादा होगी उसका स्लोप, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप क्या होगा, ज्यादा। यानी यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ए is greater than magnitude of slope B is greater than magnitude of slope C। यानी सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड A का होगा, फिर उसके बाद B का होगा, फिर उसके बाद C का होगा, क्योंकि और दूसरी बात ये पता है क्योंकि हाइट जिसकी ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा होगा, और दूसरी बात ये तो पता है कि इन तीनों में अगर आप देखोगे पॉजिटिव स्लोप्स होते हैं।
मगर हैड बीन द कर्व लाइक दिस, अगर इस तरीके का कर्व आ जाएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, यहां से एक्स एक्सिस और यहां से वाई एक्सिस, अगर इस तरीके से कर्व हमारे पास आ जाएंगे, ये हमारे पास एक्स वाई जेड, और अगर आप देखोगे तीनों जो हमारे पास है, ये भी एंगल बनाता है ऑब्टूज, ये वाला भी वाई वाला भी एंगल बनाता है ऑब्टूज, और जेड वाला भी एंगल बनाता है ऑब्टूज, ये तीनों एंगल बनाते हैं ऑब्टूज, या इनका अगर हम नाम रखेंगे यहां पर पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, पी भी ऑब्टूज एंगल बनाता है, क्यू भी ऑब्टूज एंगल बनाता है, और आर भी ऑब्टूज एंगल बनाता है, किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो तीनों का अगर हम देखेंगे नेगेटिव स्लोप है, लेकिन एक्स एक्सिस से अगर हम देखेंगे हाइट इसकी ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा, यानी यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ पी, स्लोप ऑफ पी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ क्यू इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ आर, यानी जिसकी हाइट एक्स एक्सिस से ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा, सिंपली। अब अगर हम देखेंगे पॉजिटिव में उसका ज्यादा पॉजिटिव होगा, और अगर हम देखेंगे अगर इसका वैल्यू है सपोज इसका -11 स्लोप है, इसका -10, इसका -9, फिर भी मैग्नीट्यूड इसी का ज्यादा होगा, जिसकी हाइट एक्स एक्सिस से ज्यादा होगी उसका मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जो होगा वो ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखिएगा इसको। नंबर सेकंड जो हमारे पास है, नंबर सेकंड ग्राफ जो हमारे पास है, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ऑलरेडी आपको पता है कि y हमारे पास वेरिएबल होता है, x भी वेरिएबल होता है, और m जो होता है ये स्लोप होता है। स्लोप कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, और c जो हमारे पास होता है, c को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट सिंपली हमारे पास होता है पॉइंट फ्रॉम विच ग्राफ स्टार्ट्स, पॉइंट फ्रॉम विच ग्राफ स्टार्ट्स, जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा उसी को हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। सपोज हमारे पास कर्व हमें इसका प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हम देखेंगे ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट, यानी ये वो वाला पॉइंट हमारे पास है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, और y इंटरसेप्ट इसीलिए होता है क्योंकि ये y एक्सिस पे होता है। और इसका अगर हम देखेंगे ये स्लोप हमारे पास 2, स्लोप इसका क्या है? स्लोप इसका पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि एंगल जो हमारे पास होगा, एंगल विल बी एक्यूट। तो यहां से मैं अगर मैं y एक्सिस, ये हमारे पास है x एक्सिस, और ये हमारे पास है y एक्सिस, ये ओरिजिन हमारे पास है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? +3 से। ये पॉजिटिव y एक्सिस हमारे पास, और ये नेगेटिव y एक्सिस, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ स्टार्ट होगा +3 से, यानी यहां पर सपोज हमारे पास जो है इट इज +3, यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है इट इज +3, या हम सिंपली बोलेंगे यहां पर जो अगर ये ओरिजिन हमारे पास है 0, तब ये हमारे पास है +3। अब चूंकि स्लोप इसमें क्या है? स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? एंगल जो हमारे पास होगा, एंगल विल बी एक्यूट। एक्यूट होने का मतलब है 90 से कम होगा एंगल। तो अगर यहां पर हम देखेंगे ये 90 है, 90 से कम होने का मतलब है कर्व विल बी लाइक दिस, इस तरीके का कर्व आ जाएगा। नंबर 7, अगर हम बोलते हैं y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, फिर भी अगर हम देखेंगे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम +3, मगर जो इसमें स्लोप हमारे पास है, स्लोप इसमें नेगेटिव हमारे पास, स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि एंगल जो होगा, एंगल विल बी ऑब्टूज। ये x एक्सिस हमारे पास, और ये कौन सी एक्सिस? y एक्सिस, और ये ओरिजिन हमारे पास। और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम +3, ये इंटरसेप्ट हमारे पास है +3, y इंटरसेप्ट है, मगर उस वक्त जो स्लोप है, स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि जो एंगल हमारे पास होगा, एंगल विल बी ऑब्ट्यूज, एंगल ऑब्ट्यूज होगा। तो ये 90 होगा, 90 से कम होगा, 90 से, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव होने का मतलब है कि एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होने का मतलब है एंगल 90 से क्या होगा? ज्यादा। 90, ये 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा होने का मतलब है इस तरीके का कर्व होगा वहां पर। एंड नंबर 3,
नंबर थर्ड अगर मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू 2x-3। अब अगर हम देखेंगे ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम -3 क्योंकि इंटरसेप्ट है -3। और अगर हम देखेंगे जो इसका स्लोप हमारे पास है, स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि जो एंगल होगा, एंगल विल बी एक्यूट। ये एक्स एक्सिस हमारे पास और ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। क्योंकि इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट इज -3, यानी ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम -3, ग्राफ -3 से स्टार्ट होगा। यहां पर जो वैल्यू है, अगर ये ओरिजिन हमारे पास है 0, तो इसका वैल्यू यहां पर कितना है, -3। यहां हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है दैट इज -3। अब ये वाला एंगल जो है ये 90 है, क्योंकि स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब है कि एंगल 90 से कम होगा, क्योंकि यहां से ग्राफ प्लॉट करना है ना, 90 से कम होने का मतलब है इस तरीके का होगा। तो हमने अब दूसरा वाला जो हमारे पास ग्राफ थे दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो कंप्लीट किया। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है नंबर थर्ड ग्राफ हमारे पास है xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अगर हम y का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो x का वैल्यू ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे y को अगेंस्ट x, यहां से y एक्सिस हमारे पास और यहां से x एक्सिस हमारे पास, और ग्राफ किस तरीके से आ जाएगा, ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ग्राफ हाइपरबोला होगा जब हम x को प्लॉट करेंगे अगेंस्ट y, कीपिंग xy इज इक्वल टू कांस्टेंट, द ग्राफ विल बी हाइपरबोला। और अगर हम देखेंगे जितना ये ओरिजिन हमारे पास है और इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे ना, जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी जितना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना कर्व ओरिजिन से दूर होगा। ध्यान देना यहां पर, अगर मैं यहां पर 3 ग्राफिक्स प्लॉट कर लेता हूं, एक तो हमारे पास है xy इज इक्वल टू 4, दूसरा मैं बोलूंगा इट इज फर्स्ट, दूसरा हमारे पास है xy इज इक्वल टू 8, इट सेकंड, नंबर थर्ड हमारे पास है xy इज इक्वल टू 10, ये हमारे पास थर्ड। सबसे ज्यादा कांस्टेंट का वैल्यू यहां पर है, जितना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा कर्व ओरिजिन से क्या होगा, दूर। अगर मैं एक साइड से y एक्सिस प्लॉट, यहां से मैं x प्लॉट कर लेता हूं और यहां से मैं y प्लॉट कर लेता हूं, जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा, जितना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा उतना कर्व ओरिजिन से दूर होगा। क्योंकि 3 इक्वेशंस हमारे पास है तो 3 कर्व्स हमारे पास होंगे, 1 2 3, और तीनों बेटा ये फॉलो करते हैं कि xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीनों यही फॉलो करते हैं कि xy इज इक्वल टू, बिकॉज़ xy इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड कांस्टेंट हियर इज 4, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट हियर इज 8, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट हियर इज 10। अब ध्यान देना, जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी ये इक्वेशन थर्ड वाला ग्राफ होगा, ये इक्वेशन सेकंड का ग्राफ होगा और ये इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ होगा। क्योंकि जितना कर्व ओरिजिन से दूर होगा उतना कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ये हमारे पास थर्ड ग्राफ हमारे पास है xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। नंबर फोर्थ ग्राफ जो हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम x का वैल्यू कुछ भी लेंगे, सपोज x का वैल्यू 0 हमारे पास है, y का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कांस्टेंट, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कांस्टेंट, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू कांस्टेंट। क्योंकि y का वैल्यू जो है ना दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन x एंड y इज ऑलवेज कांस्टेंट। सपोज मैं यहां से प्लॉट कर लेता हूं y इज इक्वल टू 3, तो अगर मैं यहां से y एक्सिस लेता हूं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y का वैल्यू हमेशा, ये ओरिजिन हमारे पास, y का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 3। जो भी हम x का वैल्यू लेंगे तो y इज इक्वल टू 3, मगर +3 यहां से, तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, x एक्सिस। मैं बोलूंगा, चलो 2 मिनट के लिए मैं बोलूंगा सपोज y इज इक्वल टू 5, तो यहां से अगर हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हमारे पास है,
ये ओरिजिन हमारे पास है, y इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 0, y इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 1, y इज इक्वल टू 5, x का वैल्यू 2, y इज इक्वल टू 5, यानी y का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी 3, और यहां से लेकर यहां तक जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा दैट विल बी 5। सपोज मैं अभी बोलूंगा आपको बेटा पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, पीवी एक्सिस से। अगर मैं बोलूंगा एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल टू अनदर एक्सिस। मैं बोलूंगा सपोज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, पीवी एक्सिस से पैरेलल टू अनदर एक्सिस। मैं बोलूंगा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, पी एक्सिस से पैरेलल टू अनदर एक्सिस। मैं बोलूंगा v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, v एक्सिस से पैरेलल टू अनदर एक्सिस। जो भी एक्सिस वहां पर देखी होगी वहां से ये हमारे पास है y इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला ग्राफ। यानी जो भी आप x का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू, y डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x, y ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जो नंबर 5th ग्राफ हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर। नंबर 5th ग्राफ जो हमारे पास है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज बेटा हम x का वैल्यू 0 कर देंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, 0। हम x का वैल्यू 1 कर देंगे तो y का वैल्यू भी 1 होगा। हम x का वैल्यू 2 कर देंगे, y का वैल्यू होगा 4। हम x का वैल्यू 3 कर देंगे, y का वैल्यू होगा 9। सिंपली हमारे पास दो वेरिएबल्स है, एक तो हमारे पास है x, दूसरा हमारे पास है y। यानी कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अब अगर x का वैल्यू, ध्यान देना स्क्वायर किस पे है, x पे, जिस पे स्क्वायर होगा उससे कर्व दूर चला जाएगा, यानी इस तरीके का कर्व होगा। यानी स्क्वायर x पे है तो कर्व x से दूर चला जाएगा। हैड इट बीन लाइक दिस, अगर ये इस तरीके से होता y स्क्वायर इज इक्वल टू x, इस तरीके से अगर होता y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो हम क्या कर लेते, हम यहां से y एक्सिस को प्लॉट कर लेते और यहां से x एक्सिस को प्लॉट कर लेते। ध्यान देना यहां पर बेटा। तो अगर हम देखेंगे स्क्वायर किस पे है, स्क्वायर y एक्सिस पे, जिस पे स्क्वायर होगा उससे कर्व दूर चला जाएगा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्योंकि स्क्वायर किस पे है, y पे। अब जो लास्ट पे हमारे पास है, जो नंबर 6th लास्ट वाला ग्राफ जो हमारे पास है वो ये वाला ग्राफ हमारे पास है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट रेज्ड पावर x। These are called as exponential functions. These are called as exponential functions. अब कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी, एग्जांपल अगर हम देखेंगे y इज इक्वल टू 2 रेज्ड पावर x, और यू कैन से y इज इक्वल टू, सपोज द कांस्टेंट इज 5 रेज्ड पावर x एंड सो ऑन। यानी ये कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है हमारे पास। सपोज द कांस्टेंट इज e। अब ये जो कांस्टेंट हमारे पास है ना, यही कांस्टेंट, सपोज दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू e, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x, देन यू कॉल्ड दिस एज नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देन यू कॉल्ड दिस एज अ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो तरीके से हो सकता है। इट कैन बी y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर प्लस x, और यू कैन से y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस x। e का वैल्यू जो होता है दैट इज 2.71, वो तो आपको पता ही होगा। y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x। अगर हम x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर हम यहां से अगर हम प्लॉट कर लेंगे y और यहां से प्लॉट कर लेंगे x, तो ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। जितना हम x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। और यहां पर y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस x, दीज आर कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे पास है y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर x, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पर ये है y इज इक्वल टू e रेज्ड पावर माइनस x। अगर हम x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे y का वैल्यू डिक्रीज होगा। ये हमारे पास है डिक्रीजिंग फंक्शन, ये x हमारे पास, ये y हमारे पास, इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारे पास जो है इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन।
और नोट करके लास्ट पे लिखेगा जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, दीज आर फास्टेस्ट इंक्रीजिंग एंड फास्टेस्ट डिक्रीजिंग फंक्शंस एज कंपेयर टू अदर फंक्शंस। ध्यान देना। अब इससे बेटा हमारे जो ये ग्राफिक्स का पोर्शन था ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे गैस लॉस।